गुड आफ्टरनून गर्ल्स। हमारा चैप्टर प्रैक्टिकल का चल रहा था, भूगोल का, जिसमें हमने मानचित्र के विषय में पढ़ा था कि मानचित्र क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। आज हम पढ़ेंगे मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार मापनी के आधार पे भी हम मानचित्र को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे लघु मापनी मानचित्र। लघु मापनी मानचित्र वो होते हैं जिसमें मापक जो होता है वो बड़े क्षेत्रों को दिखाने के लिए बनाया जाता है। और इसमें जैसे भित्ति मानचित्र वो होते हैं जो हम क्लास में, कक्षा में लटकते हुए देखते हैं। आपने को तो मौका मिला नहीं, ज्योग्राफी लैब में भी मानचित्र टंगे हुए हैं। वो प्लास्टिक के या कागज़ के बने हुए जो क्लासेस में टंगे होते हैं उन्हें हम कहते हैं भित्ति मानचित्र। वो बड़े कागज़ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा एटलस मानचित्र होते हैं। एटलस मानचित्र वो होते हैं जो बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने एटलस देखी होगी, जो मानचित्र की बुक होती है, कलेक्शन होती है, उसको एटलस कहते हैं। उसके अंदर संसार का या भारत का या फिर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्षेत्रों का, जैसे किसी राज्य का, किसी और देश का, अलग अलग देशों के मानचित्र बनाए जाते हैं। तो ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। ये लघु मापनी मानचित्र कहलाते हैं। इसके अलावा होते हैं दीर्घ मापनी मानचित्र वो होते हैं जो भू संपत्ति, जैसे प्रॉपर्टी के होते हैं मानचित्र, उसको हम कहते हैं कैडेस्ट्रल या भू संपत्ति मानचित्र। ये कैडेस्ट्रल जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा में कैडेस्ट्रे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्रीय संपत्ति की पंजिका। और इसको हम कहते हैं भू संपत्ति मानचित्र, जो दीर्घ मापनी पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा होते हैं जो कृषि भूमि होती है या नगरों में निजी संपत्ति होती है, मकान होते हैं, उसको दिखाने के लिए जो मानचित्र बनाए जाते हैं उनको हम कहते हैं दीर्घ मापनी मानचित्र, भू संपत्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसके अलावा होते हैं स्थल आकृति मानचित्र। ये मानचित्र भी वृत्त मापनी पर आधारित होते हैं। विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। इन्हें स्थल आकृति मानचित्र कहते हैं। इसके अलावा प्रकार के आधार पर भी मानचित्र होते हैं। जिस तरह से हम उससे कार्य ले रहे हैं, जैसे जो भी जानकारी हमने मानचित्र पर लेनी है उसके आधार पर मानचित्रों का विभाजन किया जाता है। जैसे भौतिक मानचित्र जो भौतिक चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे उचावच है, भूगर्भीय मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है, मृदा मानचित्र है, अपवाह मानचित्र है। इसमें उचावच क्या होती है, जो पृथ्वी के ऊपर ऊंची नीची जगहें बनाई गई हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, पठार है, इसको प्रदर्शित करने के लिए जो मानचित्र चाहिए होते हैं। अलग अलग जगहों पर कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, मैदानी भाग कौन से हैं, जिसे हम प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं। तो इसको कहेंगे हम पर्वतीय और मैदानी पठारी भागों को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को हम उचावच मानचित्र कहते हैं। इसके अलावा भूगर्भीय मानचित्र होते हैं। भूगर्भीय मानचित्र वो होते हैं जिसके अंदर शैलों के बारे में, चट्टानों के विषय में बताया जाए या भूगर्भीय संरचना के बारे में बताया जाए कि कहाँ पर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से खनिज हैं। उसके लिए जो मानचित्र तैयार होते हैं उन्हें कहते हैं भूगर्भीय मानचित्र। कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके अलावा जलवायु मानचित्र भी होते हैं जो तापमान, वर्षा और आर्द्रता को दिखाते हैं। किसी भी क्षेत्र में किस तरह की वर्षा होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र या मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसके अलावा तापमान के विषय में और आर्द्रता यानी नमी की मात्रा,
हर क्षेत्र में नमी की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। इस आधार पर जो हम मानचित्र में प्रदर्शित करते हैं उस मानचित्र को हम कहते हैं जलवायु मानचित्र। मृदा मानचित्र वो होता है जिसके अंदर मिट्टियाँ दर्शाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, उनका वितरण, उनके विषय में, कहाँ कहाँ काली मिट्टी है, कहाँ लाल मिट्टी है, कहाँ पीली मिट्टी है, उन क्षेत्रों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम मृदा मानचित्र कहलाते हैं। और अब वह मानचित्र जैसे नदियों और झीलें या सागर महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र उन्हें कहते हैं हम अपवाह मानचित्र। इसके अलावा सांस्कृतिक मानचित्र भी होते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र वो होते हैं जिसके अंदर राजनैतिक मानचित्र, जनसंख्या और आर्थिक मानचित्र इन्हें कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र जैसे पॉलिटिकल मैप्स होते हैं, इसके अंदर प्रशासनिक विभाजन जैसे अलग अलग देशों और राज्य जिलों को जगह जो उसकी सीमाएं हैं उनका विभाजन दिखाया जाता है, अलग अलग राज्यों को दिखाया जाता है मानचित्र के ऊपर। जैसे हम भारत का नक्शा भी देख लेते हैं, ये फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र, और ये जो है सांस्कृतिक मानचित्र, उसमें राजनीतिक यानी पॉलिटिकल मैप दिखाए जाते हैं। इन्हीं मैप्स के अंदर हम जनसंख्या वितरण भी दिखा सकते हैं कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हम सांस्कृतिक मानचित्र में वितरण, जनसंख्या का घनत्व, आयु और लिंग के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा होता है आर्थिक मानचित्र, कौन कौन से देश हैं, व्यापार कौन कौन सा करते हैं। जैसे किसी देश में कपास का व्यापार हो रहा है, सूती वस्त्र उद्योग का व्यापार हो रहा है, कपास के उत्पादन के बारे में, अलग अलग फसलों के उत्पादन के बारे में दिखाया जाता है मानचित्र के ऊपर, व्यापार के बारे में दिखाया जाता है। इसके अलावा व्यापार के मार्गों के विषय में बताया जाता है, उद्योग कौन कौन से कहाँ पर हैं, बाज़ारों की स्थिति कैसी है, इसको दिखाने वाले जो मानचित्र होते हैं उन्हें हम आर्थिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र के उपयोग क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं, हम मानचित्र को कहाँ उपयोग करते हैं, ये तो आप भी जानते हो कि मानचित्र जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भूगोल की आंखें होती हैं, यानी भूगोल की जो स्टडी है, उसकी विषय की जो जानकारी है, हमें तब ज़्यादा अच्छे से मिलेगी जब हम मानचित्र का उपयोग करेंगे। जैसे हमने किसी जगह के विषय में पढ़ना है कि भारत में कपास के उत्पादन के बारे में पढ़ना है, या फिर गेहूं के उत्पादन के बारे में पढ़ना है, चावल कहाँ कहाँ होते हैं, यदि हम उसके लिए मानचित्र का उपयोग करेंगे तो हमें वो जो टॉपिक है वो सही ढंग से हमें समझ में आएगा। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि गेहूं भारत में उत्तर प्रदेश में होती है, या फिर चावल की कृषि जो है जहाँ जहाँ डेल्टा बनते हैं, यहाँ चिकनी भूमि पाई जाती है, वहाँ पर चावल ज़्यादा होते हैं, जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पर चावल होते हैं। तो आपको अगर हम इस तरह से बताएंगे तो नहीं क्लियर होगा, लेकिन यदि आप इसको मैप के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी क्लियर होगी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर उत्पादन कौन कौन सा अधिक होता है, कौन सा कम होता है। जनसंख्या के विषय में अगर पढ़ाना है तो उसके बारे में भी अगर हम मानचित्र का उपयोग करेंगे तो हमें उस विषय की जानकारी बहुत अच्छे से होगी। तो जो भूगोल विषय है उसके अंदर मानचित्र का उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ मानचित्र जो है हमारे वैसे भी काम आता है जब हम किसी अनजानी जगह पर जाते हैं, हमें वहाँ के रास्ते नहीं पता होते, अगर उस जगह का हमारे पास मैप होता है तो हमें दिशा को दिखाने के लिए मानचित्र जो है वो सही ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। किसी भी जगह पर वहाँ पर उस जगह की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र जो होते हैं एक तो अलग अलग जगह पर हमें काम आते हैं, इसके साथ साथ जो आर्मी में होते हैं, वो सैनिक होते हैं, सैनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने साथ मानचित्र रखते हैं, उससे उन्हें ये पता चल जाता है कि वो किस जगह पर पहुंचे हैं। तो दिशा के बारे में भी मानचित्र से हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ जो मानचित्र का उपयोग है वो क्षेत्र के मापन के लिए भी है कि क्षेत्र कैसा है, कितनी दूरी पर है, दूरी मापन के लिए भी करते हैं मानचित्र का उपयोग, और अपने विषय की जानकारी के लिए भी करते हैं। इस तरह से मानचित्र हमारे बहुत उपयोग होता है। ये कैरी करना भी आसान होता है,
अब हम क्लासेस में भी पढ़ाई करते हैं तो मानचित्र के द्वारा करते हैं। तो ये सारे क्या है, मानचित्र के उपयोग। मानचित्र के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मापक या मापनी। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि मानचित्र को हम विभाजित करते हैं कैसे, लघु मापक मानचित्र और दीर्घ मापक मानचित्र। अब इसमें मापक शब्द आया है, मापक क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट लेसन का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको अब समझा रही हूँ। आपके दोनों लेसन कंबाइंड हो गए हैं क्योंकि फर्स्ट लेसन में कुछ टॉपिक्स ही आपको पढ़ाने हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी है। मानचित्र, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और उसके यूजेस, ये मैंने आपको बताए हैं। अब नेक्स्ट जो लेसन है वो है मापक या मापनी वाला, चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन आप यहाँ पर कोई चैप्टर मेंशन नहीं करेंगे भूगोल में, फाइल में आप सिर्फ टॉपिक्स को हेडिंग लिखेंगे और उसकी डिटेल जो मैं आपको भेज रही हूँ वो लिखोगे। तो इस तरह से आपने हेडिंग्स डाल के अपने फाइल में वर्क करना है, कोई लेसन चैप्टर नहीं मेंशन करना है। जैसे नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है वो है मापन, मापक या मापनी। अब मापनी क्या होती है? यह संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। जब हम पृथ्वी के ऊपर कोई दो बिंदु देखते हैं, उसकी दूरी को देखकर हम उसका मानचित्र बनाना चाहते हैं, तो उन्हीं दो बिंदुओं को जब हम एक पेपर के ऊपर, मानचित्र के ऊपर दर्शाते हैं, तो जो हम दूरी लेते हैं उसे हम मापक कहते हैं। यानी धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी को जब हम मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को दिखाते हैं तो वो क्या होता है, वो मापक होता है। मापक के साथ हम उसे दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाया है। जब मानचित्र पर धरातल के किन्हीं दो बिंदुओं को दर्शाया जाता है तो एक मापक मान लिया जाता है। जैसे धरातल पर दो बिंदु, कौन कौन से बिंदु? बिंदु ए क्या है, पेड़, और बिंदु बी ये क्या है, एक इमारत। तो ए और बी दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी धरातल के ऊपर है वो कितनी है, 1 किलोमीटर दूरी। पेड़ और इमारत, ज़रूरी नहीं पेड़ और इमारत हो, वहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। तो आप कोई भी दो बिंदु चुन सकते हैं। अपने घर के पास वाला दूसरा घर, तो जो है वो भी दो बिंदु हो गए। उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम देखेंगे। यदि उनके बीच की दूरी कोई भी है, यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि 1 किलोमीटर दूरी है, तो जो 1 किलोमीटर दूरी है ये क्या है, ये धरातल की दूरी है। और इन्हीं दो बिंदुओं को जब हमने मानचित्र पर दर्शाना है तो हम मानचित्र में उन दो बिंदुओं को 1 सेंटीमीटर से यदि दर्शाएंगे तो वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्या होगा, वो मानचित्र की दूरी कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 किलोमीटर धरातल की दूरी है और 1 सेंटीमीटर क्या है, वो मानचित्र की दूरी है। मापक क्या होगा फिर, मानचित्र की दूरी तथा धरातल की दूरी के बीच का अनुपात, यानी 1 सेंटीमीटर अनुपात 1 किलोमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर रेशो 1 किलोमीटर। अर्थात मापक का हम क्या परिभाषा लिखेंगे, मापक की, मापक पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि मानचित्र की दूरी अनुपात धरातल की दूरी वो मापक कहलाता है। अब इस मापक को दर्शाने के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि, इसे हम मापनी का प्रकथन कहते हैं, और दूसरी विधि निरूपक भिन्न विधि है जिसे हम RF करके लिखते हैं। RF जो है इसकी फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, भिन्न के रूप में लिखा जाता है। इंग्लिश में भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं। और तीसरा है ग्राफी विधि यानी रेखात्मक विधि। जो मापक हमने आपको यहाँ बताया है कि मानचित्र और धरातल के बीच की जो दूरियाँ होती हैं उस दूरियों के बीच में अनुपात को मापक कहते हैं।
और इस मापक को प्रदर्शित करने के लिए भी अलग अलग विधियां हैं, जिसमें से हमने यहाँ 3 विधियों के नाम आपको बताए हैं। मापनी का प्रकथन, प्रकथन मतलब जो कहकर हम बताते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। निरूपक भिन्न विधि, जिसके अंदर हम मापक को भिन्न के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, अंश और हर के रूप में लिखते हैं, और उसे कहते हैं निरूपक भिन्न विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। थर्ड है ग्राफिक विधि, जिसमें हम ड्रॉ करके, हम रेखात्मक विधि से बनाकर ड्रॉ करके हम मापक दिखाते हैं, तो उसे कहते हैं रेखात्मक विधि। इन तीनों विधियों के विषय में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इतना काम सारा जितना मैंने आपको बताया है ये आप अपनी फाइल में कर लें। ये आपका रिटर्न वर्क है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट जो आपको करवाती जाऊंगी, आपने उसको फाइल में लिखना है। फाइल में 2 तरह के पेज हैं। पहला पेज है जो लाइन वाला, दूसरा प्लेन वाइट। जो लाइन वाले पेज में आपने रिटर्न वर्क करना है, जो अभी तक मैंने आपको दिया है सारा रिटर्न वर्क है, वो आपने लाइन वाले पेज के ऊपर करना है। और जो प्लेन पेज है आपका वाइट पेज, उसके ऊपर हम जो भी सिखाएंगे आपको वो ड्रॉ करने वाला काम वो करेंगे। अब तक आप इतना काम रिटर्न वर्क में कर लें, फाइल में लिख लें इसको, ठीक है, लाइन वाले पेज के ऊपर। बाकी जो काम मैं आपको बताऊंगी साथ साथ वो लिखते रहना। थैंक यू।